बात करते हैं भैया परपीचुअल इंजंक्शन या इंजंक्शन की हम बात करते हैं। इंजंक्शन जनरली इस चैप्टर में जो सेक्शन 36 से आप 42 तक की बात करोगे, यहाँ 2 चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। और अब मेनली जो प्रिवेंटिव रिलीफ किसे कहते हैं, प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि जो आपको किसी चीज को जो निरोधात्मक उपचार है उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इंजंक्शंस जनरली, अब इंजंक्शन की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको भैया ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू तो मीन बाय इंजंक्शन। इंजंक्शन की जब आप बात करोगे तो इंजंक्शन मीन्स एन ऑर्डर गिवन बाय ए कोर्ट। इंजंक्शन एक ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाना है, बाय विच ए स्पेसिफिक पर्सन हैज बीन रेस्ट्रेन्ड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी काम को करने या करना करने के लिए उसको रोका जाएगा, हैज बीन रेस्ट्रेन्ड और डायरेक्टेड टू डू और रेस्ट्रेन्ड नॉट टू डू, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। अब सेक्शन 36 आपको बताता है कि जो प्रिवेंटिव रिलीफ है यानी कि जो इंजंक्शन आप किस तरीके से देंगे। एक तो ये तो क्लियर है, देखो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, कोर्ट का यानी कि कोर्ट इसको मेरिट पे डिसाइड करेगा वेदर इट हैज टू बी ग्रांटेड और नॉट। A preventive relief granted at the discretion of the court by injunction। अब इंजंक्शन भी यहाँ 2 तरीके के बताएगा, either temporary और perpetual। तो टेम्परेरी इंजंक्शन की हम अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है? टेम्परेरी इंजंक्शन वो होगा जिसकी बात हम करेंगे ऑर्डर 39 सीपीसी में, वहां उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाएगा। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो किसी विशेष समय तक के लिए दिए हुए, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी इंजंक्शन। पर्टिकुलर टाइम के लिए कि भैया पर्टिकुलर टाइम तक आप इस काम को नहीं करेंगे, यानी कि कोर्ट के आदेश तक आप जो ना इस संपत्ति प्रॉपर्टी के अंदर जो है कब्जा नहीं देंगे या दखल नहीं देंगे, और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ ए सूट। जब वाद के किसी भी स्तर पर वो दिए जा सकते हैं और सीपीसी के अगर अकॉर्डिंग रेगुलेटेड है। अब जो हम परपीचुअल इंजंक्शन की जो बात करते हैं, परपीचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री, यानी कि डिक्री के द्वारा जो इंजंक्शन दिए जाएंगे दे शैल बी कॉल्ड एज परपीचुअल इंजंक्शन। और गुण और दोष पर डिसाइड होते हैं, किसी भी मामले की मेरिट पर तय किया जाएगा। बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इज देयरबाय, हम यहाँ डिफेंडेंट के अगेंस्ट दी जाएगी परपीचुअली, द डिफेंडेंट इज देयरबाय परपीचुअली एंजॉइंड from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the right of plaintiff। अब जो परपीचुअल इंजंक्शन है वो सीधे सीधे से क्या है, जो आपका प्लेंटिफ का राइट है उस राइट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसके जो ऑब्लिगेशंस होंगी या किसी भी काम को करने से उसको मना किया जाएगा उसके दौरान। परपीचुअली यानी कि शाश्वत, जो शाश्वत इन द सेंस अनंतर काल तक के लिए जो अनएंडिंग प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड परपीचुअल। अब इसके आगे जब देखते हो 37 के बाद 38 आप देखिएगा, परपीचुअल इंजंक्शन की हम बात करते हैं कि जो परपीचुअल इंजंक्शन है वो कब दिया जाएगा। जब परपीचुअल इंजंक्शन सीधे सीधे से देखो, अगर आप देखेंगे भैया जब सारी चीजें तय हो जाएंगी, मेरिट पे कोई मामला डिसाइड हो जाएगा, उस समय परपीचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करेगा। तो ये कह देता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेन इन और रेफर्ड टू बाय दिस चैप्टर, उन सारे प्रावधानों को मद्देनजर, उन सारे प्रावधानों को फॉलो करते हुए सब्जेक्टेड के परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है प्लेंटिफ को टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यानी कि उस ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए जो उसके फेवर में एग्जिस्ट करती है। भाई यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी जो है तो इसका मतलब एंजॉयमेंट का राइट भी मेरा है, तो जब मैं संपत्ति का मालिक हूं तो भैया सामने वाले को मना कर दिया जाए कि तो मेरा शांतिपूर्ण कब्जा है, उसमें कोई दखलंदाजी ना करे। प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, वो एक्सप्रेस रूप से भी हो सकती है या इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइडली भी हो सकती है, किसी तरीके से भी ये सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान ना करे, मुझे मेरे घर में शांति से रहने दे, मैं इसके अगेंस्ट जो ना इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता हूं अगर ये मुझे परेशान कर रहा है या मेरे कब्जे में कोई दखलंदाजी कर रहा है।
When any such obligation arises from contract, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, यानी कि सीधा कॉन्ट्रैक्ट से अराइज कब होगी, जब आपने क्या है पता लगा जो हर्षित जी है, हर्षित जी ने दीपक जी से एक मकान किराए पर ले लिया। किराए पर जब ले रहे हैं, किराए पर लेने के बाद क्या होगा भाई, ठीक है आपने 11 महीने के लिए किराए पर ले लिया, आप शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा ही चाहिएगा, लेकिन जो हमारे दीपक जी हैं हर शाम को डेली हर दूसरे तीसरे दिन आवे घर पे, कभी कुछ चीज देखने चला गया इनके घर में बिना बताए किसी भी कमरे में एंटर हो जाए, ये क्या है, इनके कब्जे में दखलंदाजी होगी। अब इसके लिए क्या है, हर्षित जी कोर्ट जा सकते हैं कि भैया ये दीपक जी रोज घर पर आकर मुझे परेशान करते हैं, मना करता हूँ, ये मानते नहीं है, इन्होंने मुझे किराए पर ये मकान दिया हुआ 11 महीने के लिए, और जब तक ये मकान मेरे पास किराए पर है, जो कंडीशन चाहिए उनका मैं किसी का ब्रीच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो शांतिपूर्ण कब्जा है उसमें ये जो ना कोई अशांति ना फैलाए। तो ये सेक्शन वो चैप्टर 2 से कवर होगा। चैप्टर 2 में क्या हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। Specific performance of a contract shall be granted by the court subject to subsection 2 of section 11 and section 14 and section 16 जो आप section 10 में पढ़े थे। खैर दूसरी स्थिति क्या है, when the defendant invades or threaten to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property। अब यहाँ पे डिफेंडेंट की बात कर रहा है, या तो कब्जा करता है या धमकी देता है कि भाई मैं तेरे घर में घुस रहा हूँ, तो उस समय क्या है, the court may grant a perpetual injunction in the following cases where the defendant is trusting। अब पता लगा हर्षित जी ने बड़ा बढ़िया कॉलेज बनाया हुआ है और उसका ट्रस्टी जो है ना अश्वनी ओझा जी को बता दिया है। अश्वनी ओझा जी भी ट्रस्टी हो गए और एज ए ट्रस्टी वो क्या कर रहे हैं, अब वहां से सीट ही छोड़ने को तैयार नहीं। where the defendant is trustee of property for the plaintiff, कब्जा करके बैठ गए। where there exists no standard for ascertaining actual damages, जहां भैया ये पैमाना ही नहीं है कि अगर इनके परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया तो उस स्थिति में कितना नुकसान है इन्हें हो जाएगा, उस नुकसान को नापने का पैमाना कोर्ट के पास नहीं है, तब उस स्थिति में क्या है परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी। कॉस्ट और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन, जो ये अश्वनी ओझा जी जबरदस्ती सीट पे कब्जा बनाए बैठे। where the invasion is such that compensation in money would not afford adequately, कि अगर compensation in money की भी बात की जाए तो उस स्थिति में भी वो उन्हें adequately प्रदान नहीं करेगा, किसको, हर्षित जी को। तो अश्वनी जी ओझा जी को तो वहां से निकालना ही पड़ेगा। where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings, कि भैया अगर इंजंक्शन नहीं दिया तो भैया यहाँ तो वाद और बढ़ गए, इतना नुकसान हो जाएगा कि भैया एक दो केस इन्हें रिकवरी के लिए डैमेजेस के लिए ये सारी चीजें और डालनी पड़ेंगी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर दिखाई देता है कि इंजंक्शन जरूरी है तो कोर्ट क्या करेगा, इंजंक्शन ग्रांट कर देगा, परपेचुअल इंजंक्शन। देखो इंजंक्शन की जब आप बात करते हैं टेम्परेरी, परपेचुअल एंड मैंडेटरी। मैंडेटरी आपका बताता है सेक्शन 39। तो मैंडेटरी इंजंक्शन जब आप देखेंगे तो भाई इंजंक्शन आपने देख लिया कि किसी ब्रीच यानी कि ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए क्या है, आप जो किसी व्यक्ति को प्रिवेंट करते हैं उसके लिए आपने उसे आदेशित कर दिया, इंजंक्शन हो गया। लेकिन आपने मना कर दिया कि भाई साहब आप जो ठीक है आपको ब्रीच नहीं करेंगे, लेकिन उस ब्रीच को करने के ब्रीच से रोकने के लिए कोई नेसेसरी कंप्लायंस भी अगर करनी है तो उस नेसेसरी कंप्लायंस के लिए कोर्ट आदेशित कर सकता है। एक तो मना कर देगा कि आप इनके घर में नहीं जाएंगे, कब्जा दखल मतलब एक कब्जा दखल गलत तरीके से नहीं करेंगे, तो और दूसरा साथ में एक कंप्लायंस और बता दें कि भैया आप वो ये जो पर्टिकुलर कंप्लायंस है इसको भी पूरा करेंगे। देखिएगा, when to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing, जो कोर्ट के कैपेबिलिटी में आता है। The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of, यानी कि जिस ऑब्लिगेशन के ब्रीच के लिए ब्रीच होने से रोकने के लिए इंजंक्शन के लिए सूट फाइल हुआ है, कोर्ट को अगर दिखाई देता है कि साथ में कुछ नेसेसरी कंप्लायंस भी जरूरी है तो उस स्थिति में क्या करेगा, ऑल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ सच रिक्विसाइड एक्ट। ठीक है भैया कह देगा
कि भैया एक तो आप इसमें कब्जा दखल नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि कब्जा ऐसी कोई चीज अगर आप करते हैं तो उस स्थिति में भैया एक सिक्योरिटी अमाउंट क्या जमा करा दीजिएगा, सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करा दीजिए। जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना है, यानी कि एक तो आपने मना कर दिया, मना करने के साथ साथ किसी रिक्विसाइट एक्ट को कंपेल किया गया आपको ये काम भी करना है, तो दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। अब सेक्शन 40 आप देख लीजिए, जब इंजंक्शन की आप बात करते हैं उसके साथ साथ क्या है, आप डैमेजेस भी तो मांग सकते हैं, या तो उसके बदले में या उसके साथ में। द प्लेंटिफ इन सूट पर परपेचुअल इंजंक्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38 और मैंडेटरी इंजंक्शन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 39 क्लेम डैमेजेस, तो आप क्षतिपूर्ति के लिए साथ में आप प्ली ले सकते हैं, या तो उसके साथ ले लेंगे आइदर इन एडिशन और इन सब्सटीट्यूशन, या उसके बदले में ले सकते हैं कि भैया ठीक है आप अगर इंजंक्शन नहीं दे रहे तो भैया इतना नुकसान मुझे होगा, ये भी आप दिला दीजिएगा। सच इंजंक्शन द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट अवार्ड सच डैमेजेस, कोर्ट को दिखाई देता है तो ऐसा सब डैमेजेस के लिए अवार्ड दे देगा, लेकिन अगर नहीं मांगा है तो भैया फिर कैसे देगा। No relief for damages shall be granted under this section unless the plaintiff has claimed such relief in his plaint। जब तक प्लेंट में आपने नहीं मांगा, पराठे के साथ दही नहीं मांगी है तो कैसे दी जाएगी, बशर्ते कि no such damages have been claimed in the plaint, the court shall at any stage of proceeding allow the plaintiff to amend the plaint on such terms as may be just for including such claim। अगर कोर्ट को किसी भी स्तर पर दिखाई देता है और प्लेंटिफ ने उसको क्लेम किया है किसी भी स्तर पर, तो कोर्ट को अगर ठीक लगे उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उचित लगती है अलाउ कर देगा, ठीक है आप प्लेंटिफ को कि आप प्लेंटिफ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है द डिसमिसल ऑफ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। अगर आपने इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया और सूट को क्या है उसको डिसमिस कर दिया गया, इंजंक्शन आपके फेवर में नहीं दिया गया है, obligation existing in favor of plaintiff shall bar his right to sue for damages for such breach। यानी कि जब आपके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं बन रहा है इंजंक्शन के लिए तो डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे। The dismissal of a suit to prevent the breach of an obligation existing in the favor of the plaintiff shall bar his right to sue for damages for such breach। ये तो खत्म हो गया। अब ये देखते हैं 41 आपको बताता है कि भैया इंजंक्शन कब रिफ्यूज किया जा सकता है। भाई कोर्ट परिस्थितियां देखेगा, जब उसको मेरिट पे डिसाइड किया जा रहा है किसी भी मामले को, तो कोर्ट देखता है कब देना है कब नहीं देना है। मेनली तो ये देखा जाएगा कि भैया कब नहीं देना। एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जाएगा टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा किस चीज से, फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग से नहीं रोका जाएगा जो पेंडिंग है सूट के इंस्टीट्यूशन पर, इन बीच के जिस सूट में इंजंक्शन को मांगा गया है, जब तक कि वो जो रेस्ट्रेन है नेसेसरी ना हो, कोर्ट को ना दिखाई देता हो कि अगर इसे ना रोका गया तो मामले में जो क्या है मल्टीसिपिलिटी ऑफ सूट की बात हम शुरू हो जाएगी। मल्टीसिपिलिटी यानी कि जो प्रोसीडिंग और बढ़ जाएंगे, ऐसी चीजें ना हो, इसलिए क्या तब तो इंजंक्शन देगा, अन्यथा की स्थिति में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर वो पेंडिंग है तो कह देगा कि भैया आप इसे चालू करो, मना नहीं करेगा उसे। दूसरा क्या कहता है, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। प्रिया सही, जो पहला क्लोज है इसमें ये कह रहा है कि मतलब जिस केस में इंजंक्शन की मांग की गई है उसी केस को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, उसी केस को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा है आपने इंजंक्शन सूट फाइल किया हुआ है इंजंक्शन के लिए, ठीक है। अब जब आपने इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया हुआ है तो उसी इंजंक्शन में आप क्या है, सामने वाले को आपने ये तो कहा है कि ठीक है भैया कि जो ना सामने वाला मेरी संपत्ति में कब्जा दखल ना करे, इसके लिए इनके अगेंस्ट इंजंक्शन दे दिया जाए, और साथ में ये और प्ली मांग लिया क्योंकि जी संपत्ति का मालिक हो, इसलिए इनकी कोई जो प्ली अगर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोई ये क्लेम करते हैं तो उसको उस पर भी उन्हें ना सुना जाए, तो ऐसे कैसे दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है ना। तो मतलब सामने वाले के पास एक राइट है जुडिशियल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का, उसी तो अपनी अपनी बात को कहेगा ही कहेगा। अब मान लीजिए जैसे आप 133 की आप बात करते हो, 133 क्या है सीआरपीसी का, सीआरपीसी का 133। अच्छा सीआरपीसी का 133 तो सर न्यूसेंस की बात करेंगे अब, न्यूसेंस जी, हाँ
जो न्यूसेंस के रिमूवल की आप वहां बात करोगे, ठीक है। अब न्यूसेंस के रिमूवल के लिए क्या है भाई, पता लगा आपने इंजंक्शन किया कि ये मेरी संपत्ति में कब्जा दखल ना करें, लेकिन आप क्या क्या, आपका जो मकान है, आपने अपने मकान के बाहर इतना सारा कूड़ा बनवाया हुआ है, इतनी सारी कचरा वहां इकट्ठा किया हुआ है। अब ठीक है भैया ना करेंगे तो, लेकिन उसके लिए वो 133 में तो जाएगा कि भैया ये जो पब्लिक न्यूसेंस है इसको हटवाया जाए यहाँ से। भाई आपका मकान अगर तैयार हो रहा है, मकान आप बनवा रहे हैं, आपने क्या इंजंक्शन को फाइल किया कि भैया मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ, और जो है सामने की अब जनता हमको पार्टी बनाते हुए आपने एक सूट फाइल किया इंजंक्शन के लिए कि मुझे क्योंकि मैं संपत्ति का स्वामी हूँ और मुझे शांतिपूर्ण तरीके से मेरा मकान बनाने दिया जाए, और सामने वाले को जो ना रेस्ट्रेन कर दिया जाए कि जो मेरा जो मलबा है सड़क पे मैंने रखा हुआ है, इसे जो कोई छेड़खानी इसमें ना करो, तो उसे भी रेस्टिंग कैसे कर देंगे। पता लगा जो सारा मलबा आपने जितना भी मटेरियल है वो तो सड़क के बीचों बीच डाला हुआ है, तो ऐसा इंजेक्शन कैसे दे देगी आपको कोर्ट। उसमें इंजेक्शन तो आपके फेवर में इतना तो हो सकता है कि क्या क्या है, आप अपना मकान बना लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जो मटेरियल है वो सड़क के बीचों बीच डाल देंगे जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी शुरू हो जाए। तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो 133 की लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे 133 में। सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। वहां चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोर्ट कैसे मना कर देगा कि वे नहीं जाएंगे भाई। तो ये कहता है टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग a judicial proceeding pending at the institution of suit in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent disability of proceeding। क्लियर है। अब हाँ जी सर। अब टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट। अब देखो यहाँ पे बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिख देती है, to restrain any person from instituting or proceeding any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought। अब इसको आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि आपने सिविल कोर्ट में एक जो ना जूनियर डिवीजन का मान लीजिए सीनियर डिवीजन के लिए एक इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया, मुझे भैया ठीक है, और सामने वाले की पार्टी को इस बात से भी रोक दिया जाए कि वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, हायर कोर्ट में क्या कर सकते हैं ऐसा। नहीं आई बात समझ में किसी की भी अभी? आ गई सर। भाई आप यहाँ आ गई देखिएगा, सर, आ गई। भाई ये कही तो ये रहा कि टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट, जो उसके सबऑर्डिनेट नहीं है, फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज साउट। इसका मतलब क्या है, उसके हायर कोर्ट हो सकती है नहीं, या सेम जुरिस्डिक्शन की हो सकती है, तो उन दोनों से रिलीफ अगर कोई मांगता है तो उससे कैसे मना किया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को, या कर देंगे। अभी किसी की समझ में नहीं आया ये। सर आ गया, क्लियर हो गया ये। क्लियर हो गया? तो नहीं आया, सॉरी। है नहीं आया। अच्छा ये बता श्रेयस, ये तो आ रहा है टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये तो समझ में आ रहा है यहाँ तक तो? हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। शाबाश। अब ये कह रहा है कि इन ए कोर्ट, किस कोर्ट में, उस कोर्ट में मना करेंगे जो इसके सबऑर्डिनेट नहीं है। किसके सबऑर्डिनेट नहीं है? जिस कोर्ट में इंजंक्शन आपने मांगा है। अब अगर सबऑर्डिनेट नहीं है तो इसका मतलब क्या होता, आइदर हायर कोर्ट के लिए मना करा रहे हैं आप, या पैरेलल कोर्ट के लिए मना करा रहे हैं, तो क्या आप मना कर देंगे? ठीक। दूसरा, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अब किसी लेजिस्लेटिव बॉडी को अगर कोई अप्लाई करता है तो आप उसे कैसे रोक देंगे, ये उसका राइट है, वो चाहे। टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन ए क्रिमिनल मैटर। किसी क्रिमिनल मैटर में अगर भैया किसी आपराधिक कार्रवाई भी शुरू नहीं करेगा, वो कैसे मना करते हुए भी कर सकता है। अगर बनता है तो 406 की बनती है, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, अगर 406 की कार्रवाई बनती है तो जाकर वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। 406 का मैटर अगर बनता है
उस स्थिति में जाके करेगा, क्यों नहीं कर सकता, केस बन सकता है। दूसरा, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच कुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब ऐसा है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, उसके ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, उसके ब्रीच के लिए आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। अब भैया एक बार बताओ, सीधा सीधा सा, जब पैरा 2 सेक्शन 56 की जो सर्कमस्टांसेस है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सामने वाला कैसे कर पाएगा उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म, वो कर ही नहीं सकता। अब जो पार्टी है जिसको परफॉर्म करना है, भाई सीधे सीधे से अगर कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बात आती है तो कौन, हु शैल परफॉर्म द पार्टी इन इटसेल्फ शैल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पहली बात ये करेंगे, इफ इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल और पर्सनल क्वालिटी ऑफ द पार्टीज, तो उस स्थिति में वे ही करेंगे। और उनमें से किसी को अगर बुखार हो रहा है, भाई साहब जा ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर फूटा हुआ, अस्पताल में, कैसे होगा, ब्रीच तो होना ही है। तो उस ब्रीच, जब ब्रीच हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा, ऐसा कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस के ग्राउंड पर, एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबल क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस। आपका क्या हुआ कि पता लगा सीधे सीधे से, जब ये प्रिया जी ने अपना मकान बनवाना शुरू किया और जो मटेरियल इन्होंने मकान बनवाने के लिए जो मंगवाया, ये जब तक बीचों बीच सड़क पर नहीं पड़ा हुआ है तब तक ये न्यूसेंस नहीं है। अब पता लगा जो हमारे ये आकाश जी है, आकाश श्रीवास्तव जी, ये कोर्ट में पहुंच गए, जी इन्होंने मकान बनवा रहे हैं और इन्होंने इसका जो बनवा है ये सारा ये सड़क के बीचों बीच पड़ा है, इन्हें रोक दिया जाए, या इसे न्यूसेंस को हटाने से इन्हें मना कर दिया जाए, न्यूसेंस को हटाने के लिए इन्हें कहा जाए। अब वहां पर ये देखा जाएगा कि वास्तव में सड़क के बीचों बीच है भी या नहीं। अब सड़क के बीच में नहीं है, सड़क के किनारे अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, कोर्ट इनको आदेशित नहीं करेगी कि आप ये भी मकान रोक दें, आप सड़क के बीच से बनवा डालें, जब तक वो ये साबित ना हो जाए कि वो न्यूसेंस है। तो न्यूसेंस के ग्राउंड पर कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्वेंस, यानी कि एक्यूजेंस अगर उसने दे दिया है, एक्यूजेंस मतलब अब उसने कंसेंट दे दिया, एक्यूजेंस से निकल कर आया, एक्यूजेंस से की क्या नाम है, अगर प्लेंटिफ ने खुद किसी काम को करने के लिए कंसेंट दे रखी है डिफेंडेंट को कि भैया ठीक है आप इधर से इस घर से निकल जाया करें, रास्ता दे रखा है, और बाद में उसके खिलाफ वो क्या है, इंजंक्शन का सूट फाइल कर दी कि भैया इधर से निकलने से रोक दिया जाए। सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि इनका जो दूसरा मकान है वो वहाँ बन रहा है और उसके लिए हमें माल लाने ले जाने के लिए इन्होंने खुद परमिशन दे रखी है, इनका कंसेंट लेटर है, तो अब इंजंक्शन कैसे दिया जाएगा, टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्यूजेंस। अब दूसरी चीज, वेयर द व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ, efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust। अब अगर कहा है जो efficacious relief यानी कि अच्छे जो उपचार अगर दूसरी जगह मिल सकते हैं breach of trust को छोड़ करके, तो क्या उस स्थिति में ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम है, कोर्ट ये कहता है कि भैया आप तो वहां जाकर के रिलीफ ले लो, यहाँ हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। नहीं आई बात समझ में प्रिया? आ गई सर। अब यहाँ ये देखिएगा सीधे सीधे से जो आपका क्लॉज एच ए है, क्लॉज एच ए आपका 2018 के अमेंडमेंट से इसमें छूट गया। 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ने के बाद अब ये कहाँ ले जाकर के छोड़ेगा आपको, ये ले जाकर के छोड़ेगा आपका सेक्शन 20A के साथ। 20A में क्या कहा था हमने, बताएगा कोई भी 20A में क्या कहा था हमने? कि सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है तो उसमें कोर्ट कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। ऐसे कैसे सीधे सीधे से आप ले जाकर के इसे जोड़ दो, कहाँ ले जाकर के जोड़ोगे, सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 में ऐसे ही तो कहा हुआ है भाई, सबसेक्शन 1 में सीधा सीधा कहा हुआ है क्या नाम है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन इश्यूड अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule
where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project. अब उसको उठाकर यहाँ जोड़ो. If it would impede or delay the progress or completion of any infrastructure project or interfere with the continued provision or relevant facilities related thereto और सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच प्रोजेक्ट. तो उससे संबंधित अगर किसी भी मामले में अगर हम इंजंक्शन की बात करते हैं तो मैंने कर देगा कि अगर दिखाई देगा इम्पीड या डिले करेगा उसके कंप्लीशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो मना करेगा. When the conduct of the plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to be the assistance of court. अब जो plaintiff का जो conduct है या उसके agent का जो conduct है वो दोनों को ही उन लोगों को डिसएंटाइटल यानी कि ये बताते हैं उनका कंडक्ट ही ऐसा कि भैया कोर्ट कहेगा कि नहीं भैया आप तो ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे जो आपके फेवर में कोई इंजंक्शन ग्रांट किया जाए. आप सारे काम विधि विरुद्ध कर रहे हैं, आप प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहे हैं, रिलीफ ही गलत मांग रहे हैं. तो आपके कंडक्ट से आपको नहीं लगता है कि आप इस चीज के योग्य हैं कि आपको रिलीफ ग्रांट किया जाए. When the plaintiff has no personal interest in the matter, पर्सनल इंटरेस्ट अगर प्लेंटिफ का किसी मामले में नहीं है तो उस स्थिति में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा. भैया यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक सेकंड सेक्शन 42 और देख लीजिए. सेक्शन 40 क्या था देखो. तो जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके की स्टिपुलेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव स्टिपुलेशन, एक होती है नेगेटिव स्टिपुलेशन. जो पॉजिटिव स्टिपुलेशन है किसी काम को करने की जो पॉजिटिव एक्ट है, नेगेटिव स्टिपुलेशन है किसी काम को ना करने की. अब नेगेटिव स्टिपुलेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां भैया ये सीधे सीधे से कहते हैं क्या, जैसे ये कि भैया आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है आप अपने आप में, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, कि भैया आप साल भर तक यहाँ पढ़ाएंगे. जी बिल्कुल ठीक है, साल भर तक आप पढ़ाएंगे, हमने बॉन्ड में साइन किया. उसमें एक क्लॉज और लिखी हुई थी कि साल भर तक जब तक आप यहाँ पढ़ाएंगे कहीं दूसरी जगह भी नहीं पढ़ाएंगे. हमने उस पर भी साइन कर रखा है. अब बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की. हम घर बैठ गए दूसरी जगह पढ़ाना शुरू कर दिया. दूसरी जगह जब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो जो आपने हमारे खिलाफ एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट फाइल किया, क्योंकि मैंने आपके साथ एक बॉन्ड साइन किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसमें मैंने कहा कि मैं 1 साल तक आपके पास पढ़ाऊंगा, जो पर्सनल बॉन्ड दिया हुआ है दूसरा, और 1 साल तक कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा. तो जो पॉजिटिव एक्ट है उसकी तो कंप्लाइंस हो नहीं सकती क्योंकि वो मेरी पर्सनल क्वालिटी पे बेस्ड है, उसको तो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट होगा नहीं. लेकिन जो नेगेटिव स्टिपुलेशन है उसका एनफोर्समेंट हो सकता है. ये जरूर कहा जाएगा ठीक है भैया नकद पढ़ाओ लेकिन दूसरी जगह पढ़ाओगे. नेगेटिव स्टिपुलेशन को एनफोर्स कराया जा सकता है. Notwithstanding anything contained in clause E of section 41, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें के एग्रीमेंट उसमें जुड़े हुए हैं. एक्सप्रेस और एक्सप्रेस हो सकते हैं. इम्प्लाइड नॉट टू डू ए सर्टेन एक्ट, किसी काम को नहीं करेंगे, किसी निश्चित काम को. सर आप कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ाएंगे साल भर तक. The circumstances that the court is unable to compel स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट. अब परिस्थिति ऐसी है कोर्ट मुझे कंपेल तो कर नहीं सकती कि भैया मैं साल भर तक आपके यहाँ पढ़ाऊं क्योंकि 14 मना कर रहा है सेक्शन 40. शैल नॉट प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एक्ट. फिर भैया कोर्ट ये इस बात के लिए प्रिक्लूड नहीं कर सके वो सेक्शन की भैया वो मुझे पढ़ाने से मना कर सके. कोर्ट मना कर दे कि ठीक है मत पढ़ाइए, आप यहाँ नहीं पढ़ा रहे तो यहाँ भी मत पढ़ाइए. Provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so as far it is binding on him, बशर्ते कि जो प्लेंटिफ है उसे अपनी तरफ से उसने क्या है वो सारी चीजें पूरी कर दी. ठीक है भैया. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा.